हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करेंगे रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। अब रिजोल्यूशन का मीनिंग क्या होता है? रिजोल्व करना, तोड़ देना, स्प्लिट कर देना। तो स्प्लिटिंग अ वेक्टर इनटू टू और मोर इन डिफरेंट डायरेक्शन। स्प्लिटिंग ऑफ वेक्टर into two or more vectors in different direction is known as the resolution of vector। resolution का मतलब होता है splitting a vector in two or more vectors in different direction is known as the resolution of vector। resolution का मतलब है किसी भी वेक्टर को दो या दो से ज़्यादा वेक्टर्स में अलग अलग डायरेक्शन में स्प्लिट कर देना किसी भी एक वेक्टर को। जैसे सपोज किया ये ए वेक्टर है, ये आपका बी वेक्टर है और ये आपका आर वेक्टर है। अब आर वेक्टर को हमें स्प्लिट करना है ए और बी डायरेक्शन में, ठीक है। तो ए के पहले हमने एक वेक्टर ले लिया, या फिर ऐसे ही ले लो, ये हमने आर वेक्टर ले लिया पहले, ठीक है। फिर इसकी टेल से ए के पैरेलल वेक्टर, पैरेलल मैग्नीट्यूड के इक्वल जरूरी नहीं है, पैरेलल वेक्टर लिया। फिर इसके हेड से यहाँ तक पहुँच जाए बी के पैरेलल वेक्टर लिया, ठीक है। थोड़ा इधर रख लो इसको। अब बी ऐसे ले रखा है ना, देखो बी ऐसे, तो इसके और छोटा कर लो इसको। अब इसके हेड से बी तक यहाँ पहुँचना है ये बी वेक्टर के पैरेलल। अब देखो ये ए वेक्टर के इक्वल नहीं होगा, ए का डायरेक्शन दे रहा है, तो ये 1.5 ए हो सकता है, 1.5 टाइम्स 3 हो सकता है, 2 हो सकता है। तो इसको हम लिख रहे हैं लैम्डा ए। और ये सेम वे म्यू बी 2.5 भी हो सकता है, 3.5 भी, कितना ही हो सकता है बी का, 1.5 गुना, 2 गुना, 3 गुना। तो जनरल हमने ले लिया लैम्डा म्यू। आप और भी कुछ सिंबल दे सकते थे। इसका मतलब है ए की जो लेंथ है ना वो लैम्डा टाइम्स है इसका, और यहाँ बी की लेंथ का म्यू टाइम्स है। ये आर वेक्टर है। तो आर वेक्टर यहाँ दो में ब्रेक हो गया। इसका देखो पॉइंट भी देता हूँ, इसको लेता हूँ ओ पी ए क्यू, ओ पी क्यू ट्राइंगल हो गया। तो ये ओ पी क्यू ट्राइंगल हो गया। तो ट्राइंगल लॉ यूज करो, वाई ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, वाई ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ओ क्यू इक्वल्स टू क्या होगा, क्यू है, ओ क्यू इक्वल्स टू ओ पी प्लस पी क्यू। ये वेक्टर में ओ क्यू कितना है आपका आर, ओ पी कितना है लैम्डा ए, प्लस पी क्यू कितना है म्यू बी। तो ये आर रिजोल्व हो गया। अलोंग ए कितना है लैम्डा ए के अलोंग, और बी के अलोंग कितना है म्यू बी। यानी अगर ये फोर्स है तो ए के अलोंग इतना फोर्स लगेगा और बी के अलोंग इतना फोर्स लगेगा। कोई वेक्टर है रिजोल्व हो गया दो डायरेक्शन में, ए के डायरेक्शन में और बी के डायरेक्शन में। ए और बी गिवन डायरेक्शन है, ये आपका आर वेक्टर है। तो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर बेसिकली क्या होता है? स्प्लिटिंग ऑफ ए वेक्टर इनटू टू और मोर वेक्टर्स इन डिफरेंट डायरेक्शन। स्प्लिटिंग ऑफ ए वेक्टर इनटू टू और मोर वेक्टर इन डिफरेंट डायरेक्शन इज नोन एज द रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। यानी किसी भी वेक्टर को दो या दो से ज्यादा डायरेक्शन में स्प्लिट कर देना, उसको बोलते हैं रिजोल्यूशन। सिंपली रिजोल्यूशन क्या है? स्प्लिटिंग ऑफ वेक्टर। तो ये स्प्लिट हो चुका है, ए के डायरेक्शन और बी के डायरेक्शन में। ये आ गया ए के डायरेक्शन में, इसका कंपोनेंट, इसको बोलते हैं कंपोनेंट अलोंग ए, इसको बोलेंगे कंपोनेंट अलोंग बी। तो लैम्डा ए और ये हो गया म्यू बी। ये स्प्लिटिंग ऑफ आर इन डायरेक्शन ऑफ ए एंड डायरेक्शन ऑफ बी हो चुका है, ठीक है। तो अलोंग ए लैम्डा ए, अलोंग बी म्यू बी हो गया। दिस इज द रिजोल्यूशन। अब इसमें रिजोल्यूशन में एक पार्ट होता है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। रिजोल्यूशन में रेक्टेंगुलर रिजोल्यूशन या रेक्टेंगुलर कंपोनेंट बता रहा हूं, ये आपके यूज आएगा रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। अगर किसी वेक्टर को दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हम रिजोल्व कर देते हैं तो उससे जो कंपोनेंट मिलते हैं, जैसे अभी मिला लैम्डा ए म्यू बी, वो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट होंगे। तो हम एक्स और वाई के अलोंग
ब्रेक करेंगे तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ब्रेक कर देना, रिजॉल्व कर देना। अ वेक्टर रिजॉल्व इनटू टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन, देन वी ऑब्टेन द कंपोनेंट नोन एज द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। अगर किसी वेक्टर को दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हम रिजॉल्व कर देते हैं, स्प्लिट कर देते हैं, उसको हम बोलते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। ये डेफिनेशन बेसिकली आपको समझी होनी चाहिए, ऐसा नहीं है एग्जाम में पूछेगा डिफाइन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, ऐसा नहीं पूछते, इसलिए मैं इनको लिख नहीं रहा हूँ, आपको ऑरली बता रहा हूँ। तो आपको समझ में आना चाहिए रेक्टेंगुलर कंपोनेंट होते क्या है किसी वेक्टर के। जैसे आपने एक्स और वाई दो एक्सेस ले लिए, ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस, ये आपका कोई भी एक वेक्टर ले लिया ए। अब इसको इसके अलोंग कंपोनेंट, इसका इसके अलोंग कंपोनेंट जो आएगा वो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट होगा। इनके बिटवीन एंगल कितना है 90। किसी भी वेक्टर का दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रिजॉल्व कर देते हैं, उससे जो ऑब्टेन कंपोनेंट होते हैं वो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट होते हैं। और ये आपके बहुत ज्यादा यूज आएगा, जब तक फिजिक्स पढ़ोगे तब तक यूज आएगा। अब सपोज करते हैं यहां से मैंने परपेंडिकुलर डाल दिया और इधर ये परपेंडिकुलर डाल दिया, इसका नाम भी लिख देता हूं, ये तो ओ ओरिजिन, इसका नाम देता हूं एन, इसका नाम देता हूं एम, इसका भी कुछ दे लेते हैं, इसकी वैसे रिक्वायरमेंट तो नहीं, चलो ठीक है। अब ये ट्रायंगल लेता हूं। अब देखो ओ एन को मैंने एक्स के अलोंग इसका कंपोनेंट है ए वेक्टर का, इसको मैं लिख दूंगा ए एक्स। सपोज ए एक्स इतनी लेंथ ले ली है, ओ एन यहां लिख देता हूं। ओ एन को आपने क्या ले लिया ए एक्स, ये लेंथ ले ली ए एक्स, और ओ ये ले लिया मैंने ए वाई, यहां से वाई के अलोंग ये लेंथ ओ, इसका एम एन, इसका पी लिख देता हूं नाम। तो ओ पी ले लिया मैंने ए वाई। अब देखो ओ पी जो है ए वाई ये एम एन के इक्वल भी होगा कि रेक्टेंगल तो बन रहा है एम एन, ठीक है। अब ये लेंथ इमेजिन किया आपने, मान लिया ये। अब देखो इन ट्राइंगल ओ एम एन वाई ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, तो देखो ओ एम इक्वल्स टू, अब जो ओ एम आपका वेक्टर है ना वो आपका नाम दे रखा है आपने ए वेक्टर ओ एम, तो ओ एम इक्वल्स टू ओ एन ट्राइंगल लॉ से लिखो ओ एन प्लस एन एम, वाई ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन में लिखा नहीं है, लिख देता हूँ वाई ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ओ एम इक्वल्स टू ओ एन प्लस एन एम, ओ एन प्लस एन एम ये वेक्टर, ठीक है। अब हमने इससे पहले पढ़ लिया है जो एक्स एक्सिस के अलोंग लेते हैं यूनिट वेक्टर, वो क्या होता है आई। एक्स एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर लेते हैं वो क्या लेते हैं आई कैप ऐसे। तो ये आपका ओ एन क्या हो जाएगा, ओ एन का मैग्नीट्यूड कितना है एक्स और डायरेक्शन क्या होगा आई कैप, तो ये ओ एन वेक्टर होगा जिसका मैग्नीट्यूड ए एक्स और डायरेक्शन हो गई आई। सेम वे एम एन या ओ पी एक ही बात है ये, तो एम एन एन एम नहीं है एन है, एन एम वेक्टर या ओपी वेक्टर, तो एन एम वेक्टर या ओपी वेक्टर उसकी लेंथ कितनी है ए वाई, और वाई के अलोंग हम यूनिट वेक्टर क्या लेते हैं जे, ये यूनिट वेक्टर वाई के अलोंग लेते हैं जे, और जेड के अलोंग लेते हैं के। ये यूनिट वेक्टर सिर्फ डायरेक्शन देते हैं जिसका मैग्नीट्यूड यूनिटी होता है, 1 होता है। तो ये ओ एन को हम ए एक्स आई ले सकते हैं और एन एम को हम ए वाई ले सकते हैं। ओ एम क्या है आपका ए वेक्टर है, तो देखो ए वेक्टर इक्वल्स टू ए एक्स आई प्लस ए वाई जे, ये रिजॉल्व हो गया। यानी इसका मीनिंग ये है ए का एक्स एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट ए एक्स और वाई के अलोंग कंपोनेंट ए वाई है। इसको मैं इक्वेशन देता हूं फर्स्ट, ए वेक्टर का एक्स के अलोंग कंपोनेंट ए एक्स और वाई के अलोंग कंपोनेंट ए वाई है। अब देखिए ये सपोज कर लेते हैं एंगल थीटा है, ये सपोज कर लिया एंगल थीटा है, यानी ए वेक्टर एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बना रहा है। ये आपका एन है, देखने में प्रॉब्लम आ रही है। अब देखो इन ट्राइंगल ओ एम एन, इन ट्राइंगल ओ एम एन। अब इसमें ट्रिग्नोमेट्री यूज कर रहा हूं, ट्रिग्नोमेट्री से यूज करो कॉस थीटा,
cos थीटा। इस ट्राइंगल में cos थीटा क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज ON अपॉन OM, ON बेस हाइपोटेन्यूज OM। अब ON ये वेक्टर नहीं है, ध्यान रखना, ट्रिग्नोमेट्री है। ट्रिग्नोमेट्री सिंपली लेंथ यूज आएंगी, साइड की लेंथ। तो ON लेंथ हमने कितनी ले रखी है, ON देखो यहाँ से ON कितना ले रखा है, AX के इक्वल, तो ये AX। और जो OM को आपने क्या लिया है, वेक्टर A। तो OM का जो मैग्नीट्यूड होगा ना ऐसे लेंथ OM वेक्टर का, वो होगा OM, और उसको हम ले रहे हैं A का मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो ये हो गया A, यानी यहां से यहां तक OM की लेंथ आपने ले ली A, मैग्नीट्यूड ऑफ A, उसको हम लिख रहे हैं A। बेसिकली मैग्नीट्यूड ऑफ A ऐसे लिखा जाता है, उसी को हमने यहाँ A लिखा है, उसी को लिखा है हमने A। अब देखो AX अपॉन A, ये cos थीटा, तो AX कितना आ गया, A cos थीटा। ये इक्वेशन मैंने सेकंड दे दी, यानी x जो A का कंपोनेंट x के लॉन्ग क्या आ गया, A cos थीटा। ठीक है, अब इसी ट्रायंगल में हम mn निकालेंगे, साइन थीटा निकाल दो। साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब परपेंडिकुलर mn किसके इक्वल है, ay के इक्वल, तो ये तो लिख दिया ay। OM किसके इक्वल है, OM यही था A का मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड ऑफ A, और ये साइन थीटा, तो इससे ay निकाल लो। ay क्या आ गया, A साइन थीटा। ये आ गई आपकी थर्ड इक्वेशन, ये आपकी थर्ड इक्वेशन आ गई। ये AX A cos थीटा, AY A साइन थीटा। ठीक है, अब देखो ये तो आपका फर्स्ट इक्वेशन आ गई, इसको यहां से मिटा रहा हूं एक बार। ये A अभी जरूरत पड़ेगी, आपको लिख देता हूं। A इक्वल्स टू AX I, किसी वेक्टर को आपने I प्लस AY J। अब इसमें ये आपको फर्स्ट इक्वेशन दे रखी थी, इसका नाम फर्स्ट था। अब देखो यहां कर रहा हूं इसको, सेकंड का और थर्ड का स्क्वायरिंग एंड एडिंग, इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड, तो मैथमेटिकल लिख रहा हूं मैं। सेकंड का स्क्वायर प्लस थर्ड का स्क्वायर, तो सेकंड का स्क्वायर AX स्क्वायर प्लस इधर क्या होगा AY स्क्वायर इक्वल्स टू, इधर क्या आएगा A स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, स्क्वायर स्क्वायर लिखोगे जब, A स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस A स्क्वायर, और ये क्या आएगा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, A स्क्वायर एक और मिटा के लिख देता हूं, A स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो A स्क्वायर कॉमन ले लो, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, दैट इज यस 1, तो ये हो गया सिर्फ A स्क्वायर, ये AX स्क्वायर प्लस AY स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर। तो A की वैल्यू कितनी हो गई, अंडर रूट AX स्क्वायर प्लस AY स्क्वायर, यानी इन दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर देते हो तो A का मैग्नीट्यूड आ जाता है, इसका मीनिंग ये निकला। ठीक है, तो A इक्वल टू AX स्क्वायर प्लस AY स्क्वायर। और एक और बता देता हूं, थर्ड डिवाइडेड बाई फोर्थ, फोर्थ तो नहीं, थर्ड डिवाइडेड बाई सेकेंड, थर्ड डिवाइडेड बाई सेकेंड। तो ये जगह नहीं है क्या, यहां कर दूं क्या, देखो सेकेंड नहीं दिख रही है आपकी, थर्ड डिवाइडेड बाई सेकेंड, थर्ड एरा, थर्ड क्या AY डिवाइडेड बाई AX, AY अपॉन AX इक्वल्स टू AY अपॉन AX इक्वल्स टू क्या लिखोगे, A साइन थीटा अपॉन A cos थीटा, A साइन थीटा अपॉन A cos थीटा। तो A से कट गया, साइन थीटा अपॉन cos थीटा क्या होता है, tan थीटा, साइन थीटा अपॉन cos थीटा क्या होता है, tan थीटा, वैसे भी निकल जाएगा, ये आपका AY है, दिस अपॉन दिस tan थीटा। ठीक है, अब देखिए इसमें जो आपको याद रखने वाली चीज है ये मैं बता रहा हूं आपको। जो A वेक्टर है, x के लॉन्ग कंपोनेंट क्या था, A वेक्टर को आप ऐसे लिख सकते हो, x के लॉन्ग कंपोनेंट AX, यानी यहां से परपेंडिकुलर डाल दिया, ज्योमेट्री में इसको बोलते हैं ON इज द प्रोजेक्शन ऑफ OM, और वेक्टर फॉर्म में ये हो गया ON कंपोनेंट ऑफ A अलोंग x एक्सिस।
सेम वे ओपी इधर से परपेंडिकुलर गया तो ये इसका प्रोजेक्शन है ऑन वाई एक्सिस। ओपी इज द प्रोजेक्शन ऑफ ओएम ऑन वाई एक्सिस या अलोंग वाई एक्सिस। और ओपी वेक्टर में जाते हो तो ए वेक्टर का कंपोनेंट है अलोंग वाई एक्सिस। तो देखिए ए वेक्टर को आप कैसे लिख रहे हो, ए एक्स आई प्लस ए वाई जे। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो एक फॉर्मूला तो आपका ये आ गया, मैग्नीट्यूड ऐसे अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, यही तो आ गया। इससे पहले आपने ये निकाल लिया था ए एक्स कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर, ये क्या आ गया ए कॉस थीटा, ए इसका मैग्नीट्यूड है, और वाई कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस वो आ गया था ए साइन थीटा। अब इसको डिवाइड करोगे तो टेन थीटा ए वाई अपॉन ए एक्स आ जाएगा। ये भी ये हमने चीजें पढ़ ली थी इसकी, टेन थीटा इक्वल्स टू ए वाई अपॉन ए एक्स तो आपको वैसे भी दिख जाएगा टेन थीटा। अब देखिए इसका यूज आपको आगे इसके जस्ट आगे ही चैप्टर आएगा आपका फोर्स वाला। जैसे फोर्स है ये, जब तक फिजिक्स रहेगी तब तक कंपोनेंट यूज करने होंगे। सपोज एक्स एक्सिस बाई एक्सिस जरूरी नहीं है कोई सी भी लाइन हो सकती है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होनी चाहिए। ये अगर थीटा एंगल है तो एफ का कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस ये आएगा एफ कॉस थीटा, डायरेक्ट लिख दोगे आप, जिसके साथ एंगल है उसके साथ कॉस, एफ कॉस थीटा, ये हमने सीखा है। और इसके अलोंग एक कंपोनेंट आएगा एफ साइन थीटा। अब यही सपोज ऐसे होता, एफ या फोर्स है, ये एफ फोर्स, ये देता थीटा इसके साथ और इसकी परपेंडिकुलर लाइन है। अब ऑलवेज जरूरी नहीं एक्स वाई एक्सिस ही हो, ये परपेंडिकुलर लाइन होनी चाहिए। तो इसके साथ इसका कंपोनेंट इधर क्या आएगा एफ कॉस थीटा, ये इसका यूज है जो हमने अभी पढ़ा है। और इधर क्या आएगा एफ साइन थीटा, यानी जिसके साथ थीटा एंगल बनेगा उसके साथ इसको कॉस लगाएंगे, और जिसके साथ थीटा नहीं है यानी वो 90 माइनस थीटा है तो कॉस लगाती है और लगता तो कॉस ही है, साइन थीटा हो जाएगा एफ कॉस 90 माइनस थीटा एफ साइन थीटा। कंडीशन दोनों परपेंडिकुलर लाइन होनी चाहिए, यही हमने यहाँ सीखा है। और एक ये सीखा था, ये इस तरह से फॉर्म में लिखा हुआ है वेक्टर तो उसका मैग्नीट्यूड ये होता है। जैसे इसका मैं बताता हूँ, यहीं बताएगा। जैसे आपको ऐसे दे देगा वेक्टर ए इक्वल्स टू 3i प्लस 4j, तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, अब यही तो सीखा है, एक्स का कंपोनेंट आई के साथ लिखा है वो और वाई के साथ लिखा है वो, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, यानी कितना हो गया 9 प्लस 16 25/5। सोल्व कर लोगे ना, ये जनरल एक फॉर्मूले की तरह भी ले सकते हो, ऐसे बन गया ये एक्स आई प्लस वाई जे। अब इस तरह से वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड क्या निकलेगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब पूछते हैं एक्स के साथ एंगल बताओ इसका, तो ये निकल रहा है देखो टेन थीटा, तो टेन थीटा क्या आएगा दिस अपॉन दिस, वाई कंपोनेंट है ना, वाई कंपोनेंट जे के साथ, तो वाई अपॉन एक्स। अगर इसका लिखते तो क्या लिखते 4/3, टेन थीटा इक्वल्स टू 4/3, ऐसे एंगल आ जाते हैं। ठीक है, कॉस की टर्म में जाना है तो कॉस थीटा ए एक्स अपॉन ए बनेगा। ठीक है, साइन थीटा निकालना है तो ए वाई अपॉन ए बनेगा। तो ये इसका प्रैक्टिकल यूज है, ये हमने जो आज की क्लास में पढ़ा ये इसका प्रैक्टिकल यूज है। जैसे एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे आपको b इक्वल्स टू सपोज 4i प्लस 5j है। अब इसका पूछे b का मैग्नीट्यूड बताओ, क्या लिखोगे 4 का स्क्वायर 16 प्लस 5 का स्क्वायर 25, कितना हो गए रूट 41। ठीक है, तो ये तो इसका b का मैग्नीट्यूड हो गया। अब पूछे एंगल विद द b का एंगल बताओ x के साथ, तो ये टेन थीटा, ये x के साथ ही एंगल आएगा 5/4। ठीक है, अब थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स, ये एंगल निकल गया, ये इसका यूज है। ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स 2 डायमेंशन में था, अब इसका 3 डायमेंशन में भी यूज करते हैं। ये तो 2D था, अब 3 डायमेंशन में क्या होगा इन 3D। सिमिलरली अब जैसे कई इसके डेरिवेशंस वगैरह भी है, लेकिन आपको ये यूज नहीं आता है, एनसीईआरटी में भी डेरिवेशन नहीं है, आपको डायरेक्ट यूज आएगा। जैसे ए वेक्टर को अभी 2 डायमेंशन में आपने क्या लिखा था ए एक्स आई प्लस ए वाई जे, तो यहाँ 3 डायमेंशन ए वेक्टर ऐसे लिखा होगा, ए वेक्टर एक्स के अलोंग कंपोनेंट ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा 3 डायमेंशन में अंडर रूट
सिमिलर फॉर्मूला ax² प्लस ay² प्लस az², ये इसका मैग्नीट्यूड आएगा। ठीक है। अब जैसे x के साथ एंगल, अगर a वेक्टर, जैसे यहां लेता हूं, ये a वेक्टर है, ये x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस, ये ध्यान रखना 3D फिगर है, ऐसे यहां दिखेगा नहीं एंगल है, ऐसे एक्स वाई जेड लो तो ये स्पेस में है, तो ये एंगल सपोज हमने लिया अल्फा, y के साथ लिया बीटा और ये z के साथ गामा, ऐसे दिखेगा नहीं, इसमें 3D फिगर है। यानी x के साथ एंगल अल्फा है, y के साथ a वेक्टर बीटा बना रहा है और z के साथ गामा एंगल बना रहा है। तो अपना वो आया था ना ax = a cos थीटा, तो ये आएगा a cos अल्फा, और ay = a इसमें cos बीटा, और a गामा = a cos गामा, ये आएगा। ठीक है। यानी अल्फा बीटा गामा किसी भी 3 डायमेंशन में, x के साथ एंगल a वेक्टर का अल्फा है, y के साथ बीटा है और z के साथ गामा है, तो ये इसके कंपोनेंट होंगे। अब इनको बेसिकली स्क्वायर कर लेते हो, जैसे ax², स्क्वायरिंग एंड एडिंग प्लस ay² लिखो, या समझ गए आप, स्क्वायरिंग एंड एडिंग, हाँ, ay² तो a² कॉमन आ जाएगा, एक बार में लिख दो एक ही स्टेप में, a² कॉमन ले लिया तो ये बचेगा cos² अल्फा प्लस cos² बीटा प्लस cos² गामा। अब ये वैल्यू a² ही है, देखो यहां से ये का मैग्नीट्यूड ऐसे लगेगा, ए का मैग्नीट्यूड यानी ए ही है, एक इसकी वैल्यू क्या है भाई a², तो ये क्या लिख दोगे, ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए को हम सिंपली क्या लिखते हैं, ऐसे ए लिख देते हैं, तो ये a² = a² cos² अल्फा प्लस cos² बीटा प्लस cos² गामा, तो ये a² से a² घट गया, इसकी वैल्यू 1 आ गई। इसका मतलब क्या निकला, cos² अल्फा प्लस cos² बीटा प्लस cos² गामा = 1। ये आपका फॉर्मूला जब आप कंपटीशंस में जाओगे तो वहां कहीं यूज करवा लेता है। यहाँ 11th में तो आपसे एकेडमी में नहीं पूछेगा, cos² अल्फा प्लस cos² बीटा cos² गामा = 1। अगर कोई वेक्टर x के साथ अल्फा एंगल बनाता है, y के साथ बीटा एंगल बनाता है और z एक्सिस के साथ गामा एंगल बनाता है, तो उनके कोसाइंस के स्क्वायर का सम कितना होगा, 1 होगा, तीनों का, cos² अल्फा, cos² बीटा, cos² गामा = 1, जिनको मैथमेटिकल डायरेक्शन कोसाइंस भी इनको बोलते हैं। तो ये आप ध्यान रखना, जैसे 2 डायमेंशन का था, इसके एग्जाम्पल ही बताता हूँ। इसका एग्जाम्पल क्या यूज होगा आपके इस चैप्टर में, जैसे आपको ऐसे दे देगा ये वेक्टर 3i प्लस 4j प्लस k, अब इसका मैग्नीट्यूड आपको निकालना होगा ऐसे, तो यही तो फॉर्मूला पढ़ा आपने, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस कुछ नहीं तो यहाँ 1 है, तो 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना 9, 4 का स्क्वायर 16, 1 का स्क्वायर 1, कितना हो गया √26, ये इसका मैग्नीट्यूड आ गया। ऐसे आप यूज करोगे 3 डायमेंशन IJ लिख के। इसमें ध्यान रखना जो k लिखा है ना, I यूनिट वेक्टर अलोंग द x एक्सिस, j यूनिट वेक्टर अलोंग द y एक्सिस और k अलोंग द z एक्सिस, ये यूनिट वेक्टर हैं। तो किसी वेक्टर को 3D में ऐसे लिखा जाता है, 2D में ऐसे लिखा जाता है, तो उसका मैग्नीट्यूड ये नहीं लिखते उसमें, और सारी चीजें ये मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका यही है। तो ये आपके यूज आएंगे क्वेश्चंस में, इसके रिलेटेड क्वेश्चंस हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अगर आपको जैसे कहीं प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट्स कर दें, उसकी नेक्स्ट क्लास में उनको कंसीडर कर लेंगे उन प्रॉब्लम्स को।